हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक में से चैप्टर 5। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। चैप्टर 5 है उत्तरदायित्व और नियंत्रण यानी अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उत्तरदायित्व और नियंत्रण की अवधारणा क्या है? इसकी अवधारणा जनतांत्रिक सरकार में उत्तरदायित्व और नियंत्रण लोक प्रशासन के अनिवार्य पक्ष हैं। क्या है? जो जनतांत्रिक सरकार है, जो लोगों का सरकार है, उसमें जो उत्तरदायित्व और लोकतंत्र जो नियंत्रण है वो क्या है? लोक प्रशासन का एक अनिवार्य अंग। उत्तरदायित्व अकाउंटेबिलिटी क्या है? अंग्रेजी भाषा में अकाउंटेबल यानी उत्तरदायी शब्द 1583 में प्रयोग में आया था। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश ने इसको कारण बताने, उत्तरदायी होने के लिए बाध्य किया जाने वाला कहा है के रूप में परिभाषित किया है। क्या कहा है उन्होंने कि कारण बताने वाला जो उत्तरदायी है, उत्तरदायी होने के लिए जो बाध्य होता है वही क्या है? अकाउंटेबिलिटी है। इसी प्रकार वेबस्टर शब्दकोश की परिभाषा में क्या कहा है कि कारण बताने के लिए बाध्य तौर पर करता है। जो कारण बताने के लिए जो बाध्य है वो क्या है? अकाउंटेबिलिटी है। अतः उत्तरदायित्व की अवधारणा प्रशासकों को उस बाध्यता को अर्थ प्रदान करती है जिसके अंतर्गत उनको अपने कार्य निष्पादन का और उन्हें प्रदान की गई शक्तियों के प्रयोग के ढंग का संतोषजनक लेखा जोखा देना होता है। इसका मुख्य लक्ष्य गलत और मनमाने प्रशासकों जो प्रशासनिक कार्यों को रोकना है। इसका क्या लक्ष्य है कि जो गलत तरीके से कार्य हो रहा है, चाहे वो मनमाने ढंग से अपनी मनमर्जी चला रहे हैं जो प्रशासक, उसके कार्यों को रोकना और प्रशासनिक प्रक्रिया की कार्यकुशलता तथा प्रभावशीलता को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक उत्तरदायित्व और प्रशासनिक दायित्व एक है। प्रशासनिक उत्तरदायित्व और प्रशासनिक दायित्व, इन दो शब्दों का प्रयोग अक्सर अदल बदल कर किया जाता है। इस संबंध में एल.डी. वाइट ने लिखा है कि प्रशासनिक उत्तरदायित्व संवैधानिक है और वैधानिक, प्रशासनिक और न्यायिक नियमों तथा मिसालों और उन पद्धतियों का कुल योग है जिनके द्वारा सरकारी अधिकारियों को उनके सरकारी कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो प्रशासनिक जो उत्तरदायित्व है वो क्या है? वो संवैधानिक है यानी मान्यता है, वैधता है उसकी। प्रशासनिक है, न्यायिक है यानी नियम के अनुसार वो चल रहा है, कानूनी है एक तरीके से न्यायिक नियमों में। और मिसालों और पद्धतियों के कुल योग यानी सभी को मिला के क्या है? प्रशासनिक उत्तरदायित्व है जो सरकारी कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, यानी सरकारी कार्य इसके द्वारा चलाए जा सकते हैं। परंतु फिपनर उत्तरदायित्व का जो फिपनर है, इन्होंने किफनर लिखा है, जो फिपनर है उत्तरदायित्व तथा दायित्व यानी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच भेद करते हैं। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो अलग चीज़ें हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? फिपनर क्या करते हैं? उनमें भेद करते हैं। उनके अनुसार उत्तरदायित्व के औपचारिक एक विशिष्ट स्थान की ओर इंगित करता है, जबकि दायित्व जो है वो क्या करता है? गुण अत्यंत व्यक्तिगत और नैतिक होता है। जो दायित्व होता है उसका गुण क्या होता है? व्यक्तिगत। व्यक्ति जो होते हैं उनके पास भी कितनी सारी दायित्व होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और नैतिक रूप से भी कार्य होता है। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि जो दायित्व है, दायित्व का गुण क्या है? अत्यंत व्यक्तिगत और नैतिक होता है।
और यह आवश्यक रूप से विधिवत पद या सत्ता से जुड़ा नहीं होता। यानी ये जरूरी नहीं कि ये पद और सत्ता से ही जुड़ा है, वो अपना व्यक्तिगत भी हो सकता है। वे आगे कहते हैं कि दायित्व सार्वजनिक इच्छा के प्रति सरकारी कर्मचारी की प्रतिक्रियाशीलता को बताता है, जबकि उत्तरदायित्व सरकारी कर्मचारी के दायित्व को पूरा करने के विशिष्ट उपायों तथा कार्यविधियों को सूचित करता है। अतः दायित्व मनोगत है और अंतर्मन से काम करता है, जबकि उत्तरदायित्व वस्तुगत है और वह बाहर से काम करता है, ना कि अंदर से काम करता है। सरकार की संवैधानिक और प्रजातांत्रिक प्रणाली में प्रशासनिक दायित्व को सरकारी कर्मचारियों के केवल व्यक्तिगत दायित्व के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि एक औपचारिक, कानूनी और प्रतिक्रियात्मक आधार प्रदान करना आवश्यक है। दायित्व को लागू करने के इस आधार को उत्तरदायित्व कहा जाता है। इस सब को क्या कहा जाता है? जो दायित्व को लागू करने का आधार है उसको क्या कहा जाता है? उत्तरदायित्व। नियंत्रण यानी कंट्रोल। प्रशासनिक उत्तरदायित्व को नियंत्रण के विभिन्न साधनों द्वारा लागू किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसके अंतर्गत नियंत्रण के एक ऐसे कार्यतंत्र विकसित किए जाते हैं जिनसे प्रशासन की गहरी निगरानी और नियंत्रण में रखा जा सकता है। क्या किया जाता है कि जो प्रशासन है वो गहरी निगरानी में और नियंत्रण में रखा जा सकता है। इस प्रकार सरकारी कर्मचारी को उन पर नियंत्रण रखने वाली एजेंसियों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है। जो सरकारी कर्मचारी है वो भी किसके अंडर होती है? एजेंसियों के अंदर। तो एजेंसियां क्या करती है? उन पे उत्तरदायी होने के लिए उनको उत्तरदायी बनाया जा सकता है। नियंत्रण के उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारी अपने अधिकार तथा विवेक का प्रयोग कानूनी, औपचारिक विनियमों, स्थापित प्रतिक्रिया तथा परंपराओं के अनुसार करते हैं। नियंत्रण का क्या उद्देश्य है कि जो सरकारी कर्मचारी है वो अपना कार्य सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका नियंत्रण उस पर रखना है। प्रशासन पर नियंत्रण की आवश्यकता को निम्न दो कथनों में भली भांति स्पष्ट किया जा सकता है। एल.डी. वाइट कहते हैं, जनतांत्रिक समाज में सत्ता को नियंत्रण की आवश्यकता होती है। जितनी व्याप्त सत्ता होगी उतनी ही अधिक नियंत्रण की आवश्यकता भी होगी। लोकप्रिय सरकार की एक ऐतिहासिक दुविधा यह है कि सत्ता को पंगु किए बिना उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त अधिकार किस प्रकार दिए जाए और समुचित नियंत्रण कैसे बनाए रखा जाए। लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूरे तौर पर भ्रष्ट करती है। अतः नौकरशाही सत्ता के खतरों को रोकने और लोक सेवकों द्वारा सत्ता के निरंकुश प्रयोगों के विरुद्ध उपायों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रशासन पर नियंत्रण आवश्यक है। प्रशासन पर नियंत्रण के उपकरण ऐसे हैं जिनसे लोक सेवकों की सत्ता और विवेक को प्रतिबंधित किए बिना लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा होती है। दूसरे तौर पर कहें यानी मोटे तौर पर कहें तो प्रशासनिक नियंत्रण दो प्रकार के होते हैं। एक आंतरिक नियंत्रण होता है और दूसरा बाहरी नियंत्रण। आंतरिक नियंत्रण प्रशासन के तंत्र के भीतर के काम करता है। जो आंतरिक नियंत्रण वो क्या करता है? भीतर के काम से ही करता है, यानी भीतर के जो काम का है वो है आंतरिक नियंत्रण। इस तंत्र का ही भाग होता है, अतः आपसे स्वतः स्फूर्ति ढंग से और तंत्र के संचरण के साथ लगातार कार्यरत रहता है। दूसरी ओर बाहरी क्या है?
बाहरी नियंत्रण प्रशासन तंत्र के बाहर से काम करता है। इसका निर्धारण देश के संविधान द्वारा किया जाता है। प्रशासन के आंतरिक नियंत्रण के उपाय इस प्रकार हैं। सबसे पहला है बजट व्यवस्था करना, बजट की व्यवस्था करना, कार्मिक प्रबंधन करना, कार्यकुशलता सर्वेक्षण करना, व्यावसायिक मानक के तौर पर कार्य करना, प्रशासनिक नेतृत्व बनाए रखना, पदानुक्रमिक व्यवस्था, पूछताछ और जांच और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट। प्रशासन के बाहरी नियंत्रण 4 एजेंसियों द्वारा लागू किया जाता है। कौन सी है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और नागरिक। विधायी नियंत्रण लेजिस्लेटिव कंट्रोल कैसे होता है? प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार में, चाहे वो संसदीय हो अथवा अध्यक्षात्मक, सरकार का सर्वोच्च अंग विधायिका होती है। सरकार के सबसे बड़े अंग क्या है? विधायिका है, क्योंकि इसका गठन जन प्रतिनिधियों द्वारा होता है। ये जनता की इच्छा को प्रतिबिंबित करती है और जनता के संरक्षण के रूप में काम करती है। अतः ये प्रशासन को उत्तरदायी और दायित्वपूर्ण बनाने के लिए उस पर नियंत्रण रखती है। परंतु प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का प्रणाली भारत और ग्रेट ब्रिटेन जैसी संसदीय सरकारों में उन सरकारों से भिन्न होती है जिनमें राष्ट्रपति प्रणाली होती है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका। वहाँ पे क्या है? ये प्रणाली भिन्न है। संसदीय प्रणाली क्या है? संसदीय प्रणाली भारत की संसदीय प्रणाली की सरकार सामूहिक दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। इसका अर्थ है कि मंत्री अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी है। जो मंत्री अपने कार्य करते हैं, उनकी जो नीतियां बनाई जाती है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संसद के प्रति। अतः प्रशासन पर विधायी यानी प्रशासकों विधायी नियंत्रण केवल अप्रत्यक्ष अर्थात मंत्रियों के माध्यम से होता है। अधिकारियों यानी जो प्रशासक है को सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। जो अधिकारी हो सीधा संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। वहां पे कौन उत्तरदायी होता है? सिर्फ मंत्री। वे मंत्रियों के उत्तरदायित्व के सिद्धांत का आश्रय लेते हैं और अनाम रहते हैं, उनका कोई नाम नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहें तो अपने मंत्रालय में या विभाग के अधीन कार्यरत प्रशासकों के कार्यों का उत्तरदायित्व किस पे होता है? मंत्री पे होता है। प्रशासन पर संसद अपना नियंत्रण कार्यपालिका के द्वारा निम्न उपाय से लागू करती है। अभी हमने विधायिका का पढ़ा, कार्यपालिका का पढ़ेंगे कि कार्यपालिका कैसे अपना लागू करती है, नियंत्रण कैसे लागू करती है। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रश्नों, बहसों, प्रतिवेदनों और प्रस्तावों के द्वारा सरकार को नीतियों और कार्यों पर सामान्य नियंत्रण बनाए रखना होता है। सेकेंड है बजट और लेखा परीक्षा द्वारा वित्तीय नियंत्रण करना होता है। थर्ड है समितियों के माध्यम से वित्तीय, प्रशासनिक एवं विधायी मामलों पर विस्तृत नियंत्रण करना होता है। ये उपाय करने से उनके कार्य नियंत्रण बना सकती है कार्यपालिका। संसदीय नियंत्रण के विभिन्न उपकरण, तकनीकें तथा पद्धतियां निम्न प्रकार है। अब संसद का जो नियंत्रण है किस प्रकार है? वो विधि निर्माण। संसद में क्या होता है? विधि निर्माण होता है। ये संसद का प्रमुख कार्य है। कानून बनाने यानी अधिनियम को या परिवर्तित करने, संशोधन करने से या निरस्त करने की प्रक्रिया के द्वारा संसद सरकार की नीतियों का निर्धारण करती है। प्रशासन के संगठन, संरचना, अधिकारियों, कार्यों तथा कार्यविधियों का निर्धारण और अनुकूलन संसदीय कानून करते हैं। परंतु संसद विधि निर्माण प्रक्रिया के द्वारा जो नियंत्रण लागू करती है वे व्यापक और आम होते हैं। संसद कानूनों के ढांचे का निर्माण करती है और मूल ढांचे के अंतर्गत विस्तृत नियमों तथा विनियमों को तैयार करने का अधिकार कार्यपालिका को सौंप देती है। इसको प्रदत्त विधि निर्माण या कार्य
कारी विधि निर्माण या अधीनस्थ विधि निर्माण कहा जाता है। ऐसे नियमों और विनियमों को परीक्षण के लिए संसद के सामने रखा जाता है। जो ये नियम है उसका कैसे लागू करना है, उसका परीक्षण क्या है, इसके लिए इसको कहाँ रखना पड़ता है, संसद के सामने पेश करना पड़ता है। सेकंड है प्रश्नकाल। जैसा कि आपने देखा होगा संसद में क्या चलता है, प्रश्नकाल भी चलता है। तो संसद की बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए रखा जाता है। जो सबसे पहला घंटा होता है वो किस लिए रखा जाता है, प्रश्न के लिए। इस समय अवधि में सांसद प्रश्न पूछते हैं और आमतौर पर मंत्रीगण उत्तर देते हैं। जो सांसद होते हैं वो क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और जिनकी सरकार है यानी जो मंत्रीगण हैं वो क्या करते हैं, उसका उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना नोटिस। तारांकित प्रश्न क्या है, जिस पर तारक बना होता है यह प्रश्न मौखिक उत्तर की मांग करता है अतः इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। अतारांकित प्रश्न क्या है, अतारांकित प्रश्न पर तारक नहीं बना होता। चूंकि यह लिखित उत्तर की मांग करता है अतः इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। तारांकित में क्या है कि आपसे जो वहाँ पे होते हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं मौखिक रूप से, ठीक है। तो उसका उत्तर भी कैसा होना चाहिए, मौखिक होना चाहिए। सेकंड है आपका जो प्रश्न तारक में नहीं पूछा जाता, नहीं होता है, उसमें लिखित उत्तर की मांग होती है कि हमें लिखित में चाहिए कि आपने क्या क्या किया है। और थर्ड है अल्प सूचना नोटिस के प्रश्न वे होते हैं जो 10 दिन या उससे कम समय का नोटिस देकर पूछे जाते हैं। अब उनको टाइम दे दिया कि भाई इतने दिन में हमें ये प्रश्न का आंसर चाहिए, तो वो उतने दिन में ही, तो उसे क्या कहा गया, अल्प सूचना नोटिस। अल्प सूचना नोटिस के प्रश्न वे होते हैं जो 10 दिन या उससे कम समय का नोटिस देकर पूछे जाते हैं। इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। प्रश्न प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के प्रभावशाली उपकरण है और वे सरकारी कर्मचारियों को चौकन्ना और गतिशील रखते हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री अल एटली ने कहा था, मैं हमेशा यह मानता हूं कि सदन का प्रश्न काल वास्तविक जनतंत्र का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मंत्री से पूछे गए और उससे भी अधिक सार्वजनिक तौर पर सदन में पूछे गए प्रश्नों का काम लोक सेवकों को सावधान रखना है। इसी प्रकार हग गेट स्केल का मत है, किसका मत है, हैग गेट स्केल का मत है कि जिस किसी ने लोक सेवा विभागों में काम किया है वह मुझसे सहमत होगा कि संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों का डर ही वह प्रमुख चीज है जो अभिलेखों को रखने के मामले में, यानी जिस लोक सेवा से बाहर अनावश्यक समझा जाता है, लोक सेवकों को अत्यधिक सतर्क, दब्बू और सावधान बनाता है। शून्यकाल। प्रश्नकाल के विपरीत शून्यकाल का कोई उल्लेख कार्यविधि के नियमों से नहीं मिलता, अतः ये सांसदों को उपलब्ध एक औपचारिक युक्ति जिससे वे मामलों को बिना किसी पूर्व सूचना के उठा सकते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल के तत्काल बाद शुरू हो जाता है और दिन की कार्यसूची के शुरू होने तक चलता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच के काल को शून्यकाल कहते हैं। किसे कहते हैं, तो जो प्रश्नकाल है और जो कार्यकाल है, कार्यसूची है, उसके बीच का जो समय है उसे क्या कहते हैं, शून्यकाल। संसदीय कार्यविधि में यह भारतीय नव परिवर्तन है जो 1962 यानी 1962 से चला आ रहा है। आधे घंटे की बहस।
यह पर्याप्त सार्वजनिक महत्व के उस मामले पर बहस शुरू करने के लिए है जिस पर पहले ही काफ़ी बहस हो चुकी है और जिसके उत्तर को तथ्यों के आधारों पर स्पष्टीकरण की ज़रूरत है। इस तरह की बहसों के लिए अध्यक्ष समाप्त के सप्ताह में 3 दिन दे सकते हैं। क्या कह रहा है कि यह सार्वजनिक महत्व के मामले उस मामले पर बहस शुरू करने के लिए है जिस पर पहले ही काफ़ी बहस हो चुकी है और जिसके उत्तर को तथ्यों के आधार पर स्पष्टीकरण की ज़रूरत है। जो आंसर मांग रहे हैं उसका स्पष्टीकरण बहुत ज़रूरी है। इस तरह की बहसों के लिए अध्यक्ष सप्ताह में 3 दिन ले सकते हैं कि उसका स्पष्टीकरण, जो बहस चल रही है उसका सही से स्पष्टीकरण करने के लिए सप्ताह के अंदर 3 दिन ले सकते हैं वो। सदन के समक्ष कोई विधिवत प्रस्ताव नहीं लाया जाता या मतदान नहीं होता है। अल्पकालीन बहस, इसको 2 घंटे की बहस भी कहा जाता है। जो अल्पकालीन बहस है इसको क्या कहा जाता है? 2 घंटे का बहस कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार की बहस के लिए 2 घंटे से अधिक का समय नहीं दिया जाना चाहिए। इस बहस को सांसद तत्काल सार्वजनिक महत्व के किसी मामले को उठाने के लिए उठा सकते हैं। इस तरह की बहसों के लिए अध्यक्ष सप्ताह में 2 दिन या आवंटित कर सकता है। समय को क्या कर सकता है? आवंटित कर सकता है। इस मामले में संसद में ना तो कोई औपचारिक प्रस्ताव लाया जाता है और ना ही मतदान होता है। ये युक्ति 1953 में से चली आ रही है। अन्य बहस, ऊपर उल्लेखित बहसों के साथ साथ सांसदों को अन्य अवसर भी मिलते हैं जिसमें वे प्रशासन की चूकी और विफलताओं पर बयान लेने और आलोचना करने के लिए बहसें कर सकते हैं। वे अवसर निम्न हैं: राष्ट्रपति का उद्घाटन भाषण, कानून बनाने के लिए अनेक विधेयकों को प्रस्तुत करते समय यानी विधान पर बहस, सामान्य सार्वजनिक हित के मामलों पर प्रस्ताव प्रस्तुत एवं पारित करते समय। नेक्स्ट है ध्यान आकर्षण। अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर मंत्री का ध्यान खींचने के लिए नोटिस संसद में सांसद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसका प्रयोजन उस मामले पर मंत्री से अधिकाधिक वक्तव्य लेना भी होता है। शून्यकाल की तरह संसदीय कार्यविधि में यह भी भारत की ही देन है, जो 1954 में अस्तित्व में है। 1954 से क्या है? अभी तक अस्तित्व में है, परंतु शून्यकाल के विपरीत इसका उल्लेख कार्यविधि के नियमों में है। स्थगन प्रस्ताव, संसद में सार्वजनिक हित के अत्यावश्यक मामले पर संसदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसको प्रस्तुत किया जाता है। जो संसद है उसमें क्या होता है कि जो सभी लोग हैं, जो सांसद, उनका ध्यान खींचने के लिए क्या किया जाता है? इसको किया जाता है। इसको स्वीकार किए जाने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। चूँकि ये सदन के सामान्य काम में बाधा डालता है, अतः इसको असाधारण उपाय कहा जाता है। इसमें सरकार की निंदा का तत्व होता है, अतः इस युक्ति का प्रयोग करने की अनुमति राज्यसभा को नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव, संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि मंत्रिमंडल पद पर तब तक बना रहता है जब तक इससे लोकसभा के सदस्यों का बहुमत प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके लोकसभा मंत्रिमंडल को सत्ता से हटा सकती है। निंदा प्रस्ताव,
निंदा प्रस्ताव निम्नलिखित अर्थों में अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, जो हम तालिका में देख सकते हैं। निंदा प्रस्ताव बनाम अविश्वास प्रस्ताव। तो निंदा प्रस्ताव क्या है, अविश्वास प्रस्ताव क्या है? इसमें लोकसभा में अंगीकृत किए जाने के कारण का उल्लेख होना चाहिए, और जो अविश्वास प्रस्ताव है इसको लोकसभा में अंगीकृत किए जाने के लिए कारण बताने की जरूरत नहीं होती है। इसमें कारण बताना जरूरी होता है निंदा में, और अविश्वास प्रस्ताव में कारण बताने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट है, ये किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरी मंत्रिपरिषद की निंदा करने के लिए रखा जा सकता है। और अविश्वास प्रस्ताव है, यह केवल पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही रखी जा सकती है। थर्ड है निंदा प्रस्ताव, यह मंत्रिपरिषद की विशेष नीतियों और कार्यों की निंदा करने के लिए रखा जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव, यह मंत्रिपरिषद पर लोकसभा के विश्वास का पता लगाने के लिए रखा जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है निंदा प्रस्ताव, लोकसभा में इसके पारित होने की स्थिति में मंत्रिपरिषद को पद से त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। और अविश्वास प्रस्ताव में यह है, यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को पद से त्याग पत्र देने की आवश्यकता होती है। तो आज के लिए सिर्फ वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।